चलिए आइए आज बच्चों हम पढ़ेंगे बेसिसिटी ऑफ अमाइन। चलिए तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिसिटी ऑफ अमाइंस और इसके साथ ही हम कंपेयर भी करेंगे बेसिसिटी ऑफ डिफरेंट अमाइन की बेसिसिटी को। तो जानते हैं कि अमाइंस बेसिक क्यों होते हैं। अमाइंस में जो नाइट्रोजन एटम होता है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इलेक्ट्रॉन पेयर होता है और वो इसी वजह से लुईस बेस की तरह एक्ट करता है। चलिए अब हम जानते हैं कि अमाइंस में इस इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से बेसिसिटी होती है और वो किसी भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसी वजह से उनमें बेसिक टेंडेंसी होती है। दूसरी बात, अमाइंस जो होते हैं उनमें जो नाइट्रोजन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। अब sp3 हाइब्रिडाइज होने का मीन क्या है? तो sp3 हाइब्रिडाइज होने का मीन ये है कि उसमें इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं बची क्योंकि उसकी चारों वैलेंसी सैचुरेटेड हो रही है sp3 हाइब्रिडाइज। इससे पता चलता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को लेने की जो टेंडेंसी वो रिड्यूस हुई है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर देने की टेंडेंसी जो है वो उसके अंदर है। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की वजह से या यूं कहें H+ आयन को एक्सेप्ट करने की वजह से अमाइंस बेसिक होते हैं। अमाइंस की जो बेसिसिटी है अगर उसे हम वेपर फेज में देखें या तो वेपर फेज दैट इज गैसियस फेज में देखें तो गैसियस फेज में तो अमाइन की बेसिसिटी केवल एक इफेक्ट पर डिपेंड करती है, वो है प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग इफेक्ट या कहीं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। तो हम ये कहेंगे अमाइंस को अगर हम सीधा सीधा देखें तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है अमाइंस पर वो बेसिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और साथ ही साथ इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की जो टेंडेंसी है वो ये ग्रुप जो लगा है आर ग्रुप वो बढ़ा रहा है। आर ग्रुप क्या करता है? आर ग्रुप नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन पेयर को पुश करता है जिससे नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, वो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है और इसी वजह से वो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। तो हम ये कहेंगे कि अमाइन की जो बेसिसिटी है वो इस आर ग्रुप पर डिपेंड कर रही है। अभी हम बात कर रहे थे प्राइमरी अमाइन यानी 1 डिग्री अमाइन की, अब हम बात करने वाले हैं 2 डिग्री और 3 डिग्री की। तो 2 डिग्री अमाइन में क्या करना है, जब इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे तो यहाँ पर एक H को और रिप्लेस कर देंगे R से, तो ये हो गया हमारा 2 डिग्री अमाइंस। अब हम ये देखेंगे कि 2 डिग्री अमाइंस में जो इलेक्ट्रॉन पेयर को रिलीज करने की जो टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की जो टेंडेंसी है उसमें दो आर ग्रुप हो गए हैं और जो कि नाइट्रोजन एटम पर ये 2 आर ग्रुप नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट आसानी से कर पा रहा है कंपैरिजन किसके, 1 डिग्री के। यानी हम साफ साफ समझ सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन पेयर को नाइट्रोजन की तरफ पुश करना, जिसकी वजह से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन पेयर को रिलीज करने की टेंडेंसी या दूसरे वर्ड में हम ये कहें कि उसकी हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। तो सीधे सीधी बात अगर हम करें तो गैसियस स्टेट में हम देख पा रहे हैं कि 2 डिग्री जो है 1 डिग्री से ज्यादा बेसिक है। अगर हम तीसरी यानी 3 डिग्री की बात करें यानी टर्सरी अमाइन की बात करें तो वहां पर हम ये जानेंगे कि तीनों H जो हैं अमोनिया के वो R से रिप्लेस कर दिए गए हैं और यहाँ पर नाइट्रोजन पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है इसकी वजह से ये बेसिक तो है ही, साथ ही साथ R ग्रुप का एक काम है वो बेसिसिटी या R ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन को भरते हैं नाइट्रोजन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन को धक्का देते हैं, पुश करते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर को रिलीज करना आसान हो जाता है। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि 3 डिग्री में नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो 1 और 2 डिग्री के बजाय आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को रिलीज कर सकता है। यानी जनरली वेपर फेज में अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो अमाइंस का ऑर्डर होता है बेसिसिटी का वो होता है 3 डिग्री सबसे ज्यादा, इसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री, यानी 3 डिग्री की बेसिसिटी
सबसे ज्यादा होती है। लेकिन ज्यादातर हम अमाइंस की बेसिसिटी को एक्वस सॉल्यूशन में एनालाइज करते हैं। अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में जानना चाहते हैं अमाइन की बेसिसिटी को और उसको कंपेयर करना चाहते हैं तो हमें फिर यहां पर अलग बात करनी होगी और एक्वस सॉल्यूशन में समझना होगा कि अमाइंस के बारे में हम क्या कहना चाहते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे अगली बार एक्वस सॉल्यूशन में अमाइन की बेसिसिटी के बारे में बात करने वाले हैं। यहां पर हमें एक्वस सॉल्यूशन में अमाइन की बेसिसिटी देखना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं एक सिंपली जनरल अमाइंस को यानी प्राइमरी अमाइन को एक्वस यानी पानी वाटर मीडियम में डाल देता हूं। जैसे मैं इसमें वाटर मीडियम में डालूंगा तो ये पानी से H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन पेयर होता है और वो इलेक्ट्रॉन पेयर किसको पर कौन अटैक करेगा, यहाँ से H+ आयन, या यूं कहो कि ये किसको खींच लेगा अपनी तरफ, H+ आयन को पानी से। तो इस तरह से ये कैटायन बन जाएगा। ये जो कैटायन बना है इसे हम अमोनियम कैटायन कहते हैं और इसके साथ ही साथ OH नेगेटिव है। यहां पर ये जो अमोनियम कैटायन बना है अमाइन की बेसिसिटी जो होती है अमोनियम कैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। मतलब अमाइन उतना ही ज्यादा बेसिक होगा जितनी अमोनियम कैटायन की स्टेबिलिटी होगी। यानी अमाइन की बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम कैटायन। चलिए तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किस तरह से अमोनियम कैटायन की स्टेबिलिटी जो होती है वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ये भी कह सकते हैं कि अमाइन की बेसिसिटी भी 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। वो 3 फैक्टर कौन से हैं हम जानते हैं। सबसे पहले आता है +I इफेक्ट यानी इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा होता है स्टेरिक इफेक्ट और तीसरा है हाइड्रेशन इफेक्ट या सॉल्वेशन इफेक्ट। चलिए तो बात हमने एक्वस सॉल्यूशन की है। अमाइन में अभी हमने +I इफेक्ट वेपर फेज में जिस तरह से कंसीडर किया था बिल्कुल वैसा ही हम एक्वस सॉल्यूशन में भी करने वाले हैं। यानी ये बात सही है कि नाइट्रोजन पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है इसकी वजह से अमाइन एक्ट एज ए लुईस बेस की तरह एक्ट करते हैं और ये हम कह सकते हैं एल्काइल ग्रुप टेंड टू इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम। सो प्राइमरी अमाइन में हमें पता है एक ही एल्काइल ग्रुप है और सेकेंडरी अमाइन में जो 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं और ये दोनों एल्काइल ग्रुप क्या करते हैं नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जो R ग्रुप हैं R ये दोनों ये +I इफेक्ट शो करते हैं। ये दोनों +I शो करते हैं और जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है नाइट्रोजन एटम पर बढ़ जाती है। ये दोनों R। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे बढ़ जाएंगे तो वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से दूसरे को दे पाएगा क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे हैं नाइट्रोजन की तरफ। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है इनका। अब यहां से हम समझे कि टर्सरी अमाइन के बारे में बात करने वाले हैं। टर्सरी अमाइन में तीन R ग्रुप हो जाएंगे और तीनों R +I इफेक्टेड ग्रुप होते हैं। यानी हम ये समझ सकते हैं कि ये R इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है नाइट्रोजन पर, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। इस तरह नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ी हुई है और वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। ये बात हम समझ रहे हैं और इससे ये समझ में आ रहा है कि प्राइमरी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बेसिसिटी सेकेंडरी की होगी और सेकेंडरी से ज्यादा बेसिसिटी टर्सरी की होगी। चलिए तो हमें समझ में आया कि +I इफेक्ट के बेस पर अगर हम देखें
तो टर्सरी अमाइन इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी अमाइन। बट अगर हम स्टेरिक इफेक्ट की बात करें, तो स्टेरिक इफेक्ट यहाँ पर एल्काइल ग्रुप के जो हिंड्रेंस की वजह है उससे स्टेरिक इफेक्ट आता है। मतलब साफ है कि अमाइन में जितने बड़े एल्काइल ग्रुप, अमाइन में जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे, सिंपली बात, अभी तो हम जनरल एल्काइल के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हमने एल्काइल को सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह मिथाइल या इथाइल ग्रुप भी लेंगे, लेकिन अमाइन में जितने ज्यादा बड़ा, जितने नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स होंगे उतना ज्यादा क्राउडिंग वहां बढ़ जाएगा, और क्राउडिंग इंक्रीज होने से अमाइन की जो H+ आयन का उस पर जो अटैक होगा, या एसिड का उस पर, प्रोटॉन वाले एसिड का अटैक होगा, या यूं कहो इलेक्ट्रॉन पेयर से जैसे हम H+ आयन को एक्सेप्ट करेंगे, वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ग्रुप नाइट्रोजन के चारों तरफ क्राउडिंग को बढ़ा देंगे, और ये क्राउड ज्यादा बड़ा होने से आसानी से H+ आयन वहां नहीं आ पाएगा। यूं समझ लीजिए जैसे एक मंदिर है और मंदिर में चारों तरफ पुजारी हैं, और वो पुजारी क्या करते हैं, सीधा जो भक्त आया है मंदिर में दर्शन करने के लिए उसको रोकने का काम करते हैं कि डायरेक्ट तुम मंदिर में प्रसाद लेके नहीं जाओ, मतलब दूर से ही दर्शन करो। तो वो सीधी भगवान की मूर्ति से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है उसका जो दर्शन करने आया है उस व्यक्ति का। उसी तरह से यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर केवल एक ही व्यक्ति रोकने की कोशिश करेगा, यानी स्टेरिक इफेक्ट यहाँ ना के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर दो दो होंगे एल्काइल ग्रुप जो चारों तरफ फैले होंगे नाइट्रोजन के, और उसे रोक रहे होंगे किसको, H+ आयन को अटैक करने के लिए, या ये कहो कि आसानी से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर 3-3 एल्काइल ग्रुप होने से ये H+ आयन को तो आसानी से ले नहीं पाएंगे, या यूं कहो कि H+ आयन यहाँ आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन के चारों तरफ फैल जाएंगे और हाइड्रोजन को, H+ आयन को उस पर अटैक करने नहीं देंगे, ऐसे प्रोटोनिक एसिड को उस पर अटैक नहीं करने देंगे। तो मतलब साफ है कि इसकी बेसिसिटी जो है वो सबसे कम हो जाएगी स्टेरिक इफेक्ट। तो स्टेरिक इफेक्ट ये कहता है कि सबसे अच्छा बेसिक कौन होना चाहिए, प्राइमरी अमाइन होना चाहिए। यानी जो ऑर्डर हमें इंडक्टिव इफेक्ट से मिल रहा था कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक है, 2 डिग्री उससे कम है, और 1 डिग्री उससे भी कम है, लेकिन यहाँ पर हमें जो ऑर्डर मिलेगा वो मिलेगा जनरली 1 डिग्री मोर बेसिक हो जाएगा इस केस में। और इस केस में यहाँ पर अगर हम बात करें तो भी स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है, और स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से, क्राउडिंग होने की वजह से आसानी से नहीं ले पा रहा है, तो 1 डिग्री ज्यादा बेसिक होगा, 2 डिग्री उससे कम, और 3 डिग्री की बेसिसिटी कम, यानी जस्ट अपोजिट ऑर्डर इस केस में मिल रहा है हमें। अब हम तीसरा इफेक्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट है उसको भी हम कंसीडर कर लेते हैं, उसका नाम है सॉल्वेशन या हाइड्रेशन इफेक्ट। दोस्तों हम सब जानते हैं कि जिस तरह से सॉल्वेशन का मतलब है कि सॉल्वेंट में किसी भी आयन को डालने पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जब उस पर एसोसिएट हो जाते हैं तो उसे सॉल्वेशन कहते हैं। उसी तरह से अगर वो सॉल्वेंट, जैसे कि हम बेसिसिटी चेक ही कर रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन और वो सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, तो हम इस इफेक्ट को, सॉल्वेशन इफेक्ट को हम हाइड्रेशन इफेक्ट भी बोल सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि RNH2 पर हाइड्रेशन इफेक्ट का क्या अंतर आएगा। तो सबसे मेन चीज जो मैंने कहा था आपसे, अमोनियम कैटायन की स्टेबिलिटी। अब अमोनियम कैटायन की स्टेबिलिटी हम एक्वस सॉल्यूशन में चेक करने वाले हैं। जैसे अमोनियम कैटायन प्राइमरी एमीन का क्या बनेगा, RNH3 पॉजिटिव। अब मैं इस NH को कुछ इस तरह से लिख लूंगा। अब यहां पर मैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का बात करूंगा। देखिए जैसे ये पानी में अभी कैटायन बन गया है, अब ये कैटायन बन गया, कहाँ पड़ा हुआ है, पानी में पड़ा हुआ है। पानी में पड़ा हुआ है तो पानी के मॉलिक्यूल के साथ ये क्या करेगा, पानी में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का, यानी इस पर वाटर के मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाएंगे। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बनते हमें नजर आ रहे हैं। एक बात और समझनी चाहिए हमको, इस पर एसोसिएशन जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अब एनर्जी रिलीज हो जाएगी, आप ही समझ लीजिए जैसे हमारे पास बहुत सारे पैसे, यूं समझ लो कि कपिल गया और कपिल को रास्ते में पैसे मिल गए।
और उसको बहुत सारे पैसे मिल गए और वो सारे पैसे उसके पास आने से उसकी एनर्जी बढ़ गई। अब उसने सोचा ये चीज खरीद लेता हूँ, दूसरी चीज खरीद लेता हूँ या तीसरी चीज खरीद लेता हूँ, बहुत सारी चीजें खरीदने का उसका मन बन गया। यानी ये कहें कि उसमें अनस्टेबिलिटी आ गई क्योंकि उसके पास एनर्जी बढ़ गई। पैसा रुपए मतलब एनर्जी, और एनर्जी बढ़ने से उसमें क्या आ गई, अनस्टेबिलिटी आ गई। अब हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर भी यूं समझने की जरूरत है कि आप उसके पैसे धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। वो क्या चाहेगा, उसने कहा पैसे मिल गए यार बंबई चलते हैं, चलो घूमने आते हैं। अब बंबई घूमेगा लेकिन उसके पैसे धीरे धीरे खत्म होने लगे। अब खत्म होने लगे पैसे मतलब एनर्जी खत्म होने लगी। अब एनर्जी जैसे जैसे उसकी खत्म होती चली जाएगी तो उसमें क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। उसी तरह से किसी आयन को जब पानी में डाला जाता है तो उसका वाटर के मॉलिक्यूल से एसोसिएशन होता है जिसकी वजह से एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी को कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। और हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी किसी भी आयन की, किसी भी अमोनियम आयन की, उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ 3-3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, एसोसिएशन अच्छा हो रहा है, मतलब एनर्जी भी ज्यादा रिलीज हो रही है, तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है या सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा है। तो हम ये कहेंगे कि इसकी बेसिसिटी भी ज्यादा होगी क्योंकि इसके बने इस अमोनियम आयन की स्टेबिलिटी बढ़ गई है क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, यानी वाटर के मॉलिक्यूल का इस पर एसोसिएशन है। चलिए अब हम सेकेंडरी अमाइन को देखते हैं। सेकेंडरी अमाइन से जो कैटायन बन रहा है उस सेकेंडरी अमाइन के कैटायन को मैं आपको बताता हूं। चलिए सेकेंडरी अमाइन से बने हुए कैटायन ये रहा आपके पास। इसमें अगर हम देखेंगे तो 2 ही हाइड्रोजन है, यानी केवल हाइड्रोजन बॉन्ड जो बन रहा है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो बन रहा है वो 2 जगह ही बन पाएगा, यानी एसोसिएशन कम हुआ इस कैटायन का, इस अमोनियम कैटायन का एसोसिएशन कम हुआ। एसोसिएशन कम होने से एनर्जी रिलीज हुई, वो भी कम हुई। हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। यानी हम ये कहेंगे कि इसके कंपैरिजन में इसकी स्टेबिलिटी, इस कैटायन की स्टेबिलिटी कम हो रही है। और अगर हम तीसरी बात करें कि तीसरा अमाइन और ले लेते हैं यहाँ टर्सरी अमाइन, तो उस केस में हमें मालूम है कि 3 R लगे हुए हैं नाइट्रोजन एटम के पास, इस तरह से 3 R। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर, सॉरी अगर कैटायन बना रहे हैं हम यहाँ तो एक H दे देते हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना, बिल्कुल। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना है तो यहाँ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, यानी एसोसिएशन बहुत कम हो रहा है। एसोसिएशन कम हो रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल कम अटैच हो रहा है, एसोसिएट हो रहे हैं, तो एनर्जी भी कम रिलीज होगी, यानी हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी। तो अमोनियम आयन की स्टेबिलिटी यानी एनर्जी जितनी कम रिलीज, जितनी ज्यादा रिलीज हो जाएगी एनर्जी बचेगी नहीं, तो स्टेबिलिटी तो आ ही जाएगी ना। या पैसे सारे खत्म हो गए या तुम्हारी सारी ताकत खत्म हो गई तो तुम बैठ के रह जाओगे ना। उसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसकी एनर्जी रिलीज हो गई। अब एनर्जी रिलीज हो गई तो इसकी स्टेबिलिटी, इस कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ गई, यानी सॉरी इसकी स्टेबिलिटी इसकी क्या हो गई, कम हो गई क्योंकि एनर्जी रिलीज हो गई। अब एनर्जी रिलीज हुई कितनी, लेकिन इन दोनों से कंपैरिजन में कम एनर्जी रिलीज की है इसने, और सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ रिलीज हुई, यहाँ। तो सीधी बात है ये सबसे ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। यार सीधा सीधा कह सकते हैं जितना ज्यादा एसोसिएशन हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल का, कैटायन का, वो उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और ये बात जाननी है कि एक्वस सॉल्यूशन में द बेसिसिटी ऑफ अमाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ देयर अमोनियम कैटायन। अमोनियम कैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी स्टेबिलिटी, अमोनियम कैटायन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्वस सॉल्यूशन में। तो ये हाइड्रेशन इफेक्ट ही बता रहा है कि 1 डिग्री की जो है वो बेसिसिटी ज्यादा होगी, 2 डिग्री की उससे कम होगी और 3 डिग्री की उससे कम होगी। अब अगर हम तीनों इफेक्ट को एक साथ लाने की कोशिश करें तो हम यहां से जान पाएंगे। अब एक्वस सॉल्यूशन की हमने बात की है तो मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि डिसोसिएशन कांस्टेंट की भी बात हम करेंगे बेसिसिटी के लिए। तो मैं यहां आपको बता देता हूं डिसोसिएशन कांस्टेंट किस तरह से हम बात करने वाले हैं। यहां पर हमारे पास है R NH2। जब हम इसको पानी में डालेंगे, सॉरी
इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर मौजूद है, इन्हीं की वजह से ये बेसिक क्या होते हैं अमाइन। और जब हम इसको पानी में यानी डालेंगे तो ये पानी से क्या ले लेगा, H+ आयन ले लेगा, यूं समझ लीजिए, कोई बात नहीं। RNH3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब यहाँ पर हम लॉ ऑफ मास एक्शन या लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगा दें तो यहाँ पर ये डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा और ये आपका RNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव अपॉन RNH2 कंसंट्रेशन ऑफ अमाइन एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। लेकिन ये बात भी हमें जाननी है कि इस केस में जब हम पानी में डाल रहे हैं ना किसी को, जैसे कपिल को अपन ने फेंक दिया कहाँ तालाब में, तो उसी तरह से पानी में डाल रहे हैं तो पानी क्या है, इन एक्सेस अमाउंट, वेरी लार्जर अमाउंट। तो जो लार्जर होता है तो उसकी कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मान लेते हैं। जो लार्जर होता है तो इसको हम क्या कर लेते हैं, KW मान लेते हैं कांस्टेंट, वाटर कांस्टेंट। और यहाँ पर हमें समझना है कि हम इसका मल्टीप्लाई करें, दैट इज हम यहाँ कह सकते हैं K इंटू ऐसे ले लीजिए K इंटू KW और उसको एक नया कांस्टेंट बना देते हैं। किसके लिए आ रहा है ये कांस्टेंट, बेस के लिए। ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, तो बेस के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पर ले लेंगे Kv RNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव और RNH2। अब हमारे पास ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है ना, ये डिपेंड करता है किस पर, तीनों फैक्टर पर, प्लस आई इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस और हाइड्रेशन इफेक्ट, दैट इज सॉल्वेशन। और इन तीनों का जो कैलकुलेशन आता है, इन तीनों से जो केवी की वैल्यू आती है ना दोस्तों, वो केवी की वैल्यू सेकेंडरी अमाइन के लिए सबसे ज्यादा आती है। क्यों, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए अब यहाँ पर प्राइमरी अमाइन कहां चला गया, लास्ट पर। यहाँ टर्सरी अमाइन कहां चला गया, लास्ट में। और इस केस में भी देखो टर्सरी अमाइन कहां चला गया, लास्ट में। लेकिन सेकेंडरी अमाइन ने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी, हर जगह कहां था, दूसरा। यानी अगर हम इन तीनों के एक साथ इफेक्ट की बात करेंगे तो टोटल जो निकलेगी वो सेकेंडरी अमाइन की बेसिसिटी सबसे ज्यादा आएगी और सेकेंडरी अमाइन मोर बेसिक होगा। इसके बाद जो बेसिसिटी की बात करेंगे हम, तो हमें पता चला है कि दो जगह कौन आगे आया था, हमारा प्राइमरी अमाइन। तो हम कहेंगे प्राइमरी अमाइन की रहेगी, यानी सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, इन तीनों से जो ऑर्डर आ रहा है निकलकर, और लास्ट जो है टर्सरी। ये केस यानी एक केस रहेगा हमारा किसका, बेसिसिटी का ऑर्डर रहेगा। जो टोटल इफेक्ट आ गया हमारा किसका, प्लस आई, स्टेरिक और हाइड्रेशन इफेक्ट, कहां, इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में इससे निकल के आ गया बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होता है अमाइंस का। ये आप याद रख लो कि जनरली अमाइन की बेसिसिटी का ऑर्डर होता है 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री इन एक्वस सॉल्यूशन। चलिए तो मैं अब आपको और बताता हूं कि अगर R को हम अलग अलग करें, अब हम स्पेशली कौन सा इफेक्ट कंसीडर करने वाले हैं, स्टेरिक इफेक्ट कंसीडर करने वाले हैं, क्योंकि हम वहां डिफरेंट डिफरेंट R के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए तो मैं यहां से इसको रफ कर देता हूं। अब मैं R को दो कंडीशंस पर लेने वाला हूं, ये मैं हटाने वाला हूं, ये तीनों इफेक्ट थे हमारे। अब R को मैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पर लेने वाला हूं। जैसे R को मैं एक बार CH3 लूंगा, मिथाइल, यानी इस ग्रुप को मैं मिथाइल ग्रुप रखने वाला हूं, और दूसरी कंडीशन में मैं इस R ग्रुप को रखने वाला हूं C2H5, या यूं लिख दीजिए आप बड़ा एल्काइल ग्रुप CH3CH2। इस तरह से आप ये एल्काइल ग्रुप मिथाइल ले रहे हैं, इसका नाम है इथाइल। चलिए तो R की जगह रिप्लेस कर रहा हूं, तो जहां जो R लिखा है उसकी जगह मैं रिप्लेस कर देता हूं। R की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं, CH3, और उसके पास में क्या है, NH2 प्लस आई ग्रुप तो है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ा रहा है।
इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी बढ़ रही है, लेकिन हम कंसीडर कर रहे हैं स्टेरिक इफेक्ट। तो हम जो है करना क्या चाहते हैं, स्टेरिक इफेक्ट कंसीडर करना चाहते हैं। चलिए देखिए स्टेरिक इफेक्ट के किसके बारे में बात करने वाले हैं। सॉरी, यहाँ जो नाइट्रोजन पर 2 एल्काइल ग्रुप लगा दिए हैं मैंने, अब आप यहाँ पर देखेंगे तो 2 I इफेक्टेड ग्रुप काम कर रहे हैं, लेकिन हम बात करने वाले हैं किसकी, क्राउडिंग की, बात करने वाले हैं स्टेरिक हिंड्रेंस की। तो स्टेरिक हिंड्रेंस जब देखेंगे हम, तो यहाँ पर 2 ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भरने वाले हैं किस पर, नाइट्रोजन को, वो बात हमें पता चल रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम कैटायन। तो अमोनियम कैटायन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो इसके लिए H+ आयन को लेना, या यूं कहो H+ आयन का यहां अटैक करना मुश्किल हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो CH3 है ना, ये हिंड्रेंस कर रहे हैं आपस में और नाइट्रोजन को घेर रहे हैं, क्राउडिंग कर रहे हैं उसकी तरफ। अब अगर हम इन केस में बात करते हैं कि यहाँ क्या केस रहा होगा, तो टर्सरी में नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप जो होते हैं टर्सरी अमाइन में वो बढ़े हुए हैं, यानी यहाँ पर H+ आयन का अटैक और मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर हम बात यूं करें कि यहाँ पर किस बेस पर हम बेसिसिटी देखें, तो अगर मिथाइल के केस की बेसिसिटी हमें जाननी है तो स्टेरिक हिंड्रेंस तो वहां ज्यादा है, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस के थ्रू जो ऑर्डर हमें आने वाला है वो कौन सा आने वाला है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये आने वाला है। यानी इससे हमें पता चलता है कि प्राइमरी जो है ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है, क्योंकि वहां स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने से इसका सॉल्वेशन या कहीं हाइड्रेशन ज्यादा हो पा रहा है। अब हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो बेसिक कौन है, ये बेसिक, समझ गए। अब मैं केस को बात कर रहा हूं इथाइल को। अगर मैं इथाइल का केस ले लूं तो आपको फिर डिफरेंस ये समझ में आ जाएगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। चलिए, तो इथाइल के केस को अब मैं लेना चाह रहा हूं। इथाइल एक बड़ा एल्काइल ग्रुप है। अभी ये प्राइमरी अमाइन की बात कर दी है, लेकिन अब मैं सेकेंडरी अमाइन की भी बात करने वाला हूं। इथाइल में सेकेंडरी अमाइन की ये बात करने वाला हूं। और अब इसके बाद में जो है टर्सरी अमाइन की भी बात, टर्सरी अमाइन की बात करेंगे तो इस केस में आप 3 एल्काइल ग्रुप को अटैच कर लेंगे, किसके साथ, नाइट्रोजन। और वो भी कौन सा एल्काइल ग्रुप है, बड़ा, इथाइल, प्रोपाइल, लाइक। अब आप यहां समझ लीजिए इस इलेक्ट्रॉन पेयर पर अटैक करने वाला है कौन, हाइड्रोजन एटम, यानी अमोनियम कैटायन बनने वाला है। तो जो अमोनियम कैटायन की स्टेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस तो यहां ज्यादा है, हमें ये भी पता चल रहा है। लेकिन यहां पर हम जो 2 चीजों में से हम देखने वाले थे कि यहां पर क्या हुआ है, सॉल्वेशन तो देखो तीनों केस में इसका ज्यादा होने वाला है, इन तीनों, और इन तीनों में भी यहां ज्यादा होने वाला है। तो हम यहां इस केस में सॉल्वेशन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या पार्ट है, ये है नॉन पोलर पार्ट। कैसा पार्ट है, नॉन पोलर, जो कि पानी में डिजॉल्व भी नहीं होता। तो सही बात है कि ये पानी में डिजॉल्व होने के लिए मुश्किल पैदा करेगा कौन, नॉन पोलर पार्ट, बड़ा पार्ट है, यानी इसकी बेसिसिटी सॉल्वेशन के बेस पर नहीं देखी जाएगी और इसकी बेसिसिटी सॉल्वेशन के बेस पर देखी जाएगी, क्योंकि ये छोटा एल्काइल ग्रुप है और ये ज्यादा इतना इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। तो यहां पर सॉल्वेशन नहीं बल्कि +I इफेक्ट के थ्रू देखेंगे हम। अगर यहां पर हमने देखी बेसिसिटी तो हमें पता चला कि टोटल इफेक्ट तीनों लगाने के बाद सेकेंडरी जो है हर बार सेकंड नंबर पर आया था, तो उसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा थी प्राइमरी की, चूंकि सॉल्वेशन ज्यादा है। यानी इसका जो अमोनियम कैटायन बना है ना, उसको स्टेबिलिटी कौन दे रहा है, सॉल्वेशन। सॉल्वेशन मतलब हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, इस वजह से प्राइमरी आगे आ गया।
और टर्सरी में वो केस नहीं है क्योंकि उसका हाइड्रेशन अच्छा नहीं हो पा रहा। अब हम इस केस में वही बात क्यों नहीं कर पा रहे, उस केस में इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि एल्काइल ग्रुप बहुत बड़ा है, और जब एल्काइल ग्रुप बड़ा होगा, एल्काइल ग्रुप बड़ा होगा तो वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता, यानी इसका जो कैटायन है, ये इसका जो कैटायन है ये वाला, वो उसकी स्टेबिलिटी हम किस बेस पर नहीं देख सकते, हाइड्रेशन के बेस पर नहीं देख सकते, क्योंकि ये बड़े बड़े ग्रुप उसका हाइड्रेशन अच्छे से होने नहीं देते। तब हम किस बेस पर बात करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है प्लस आई इफेक्ट पर, और एल्काइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप जो है यहां लगा हुआ है, कौन सा ग्रुप, इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट मिथाइल ग्रुप से ज्यादा होता है। व्हाट इज प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट का मतलब है इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरना, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुश करना। जैसे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर बढ़ जाएगा, मतलब साफ है कि कैटायन बनेगा और उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। या यूं कहो कि जैसे ही ये नाइट्रोजन पर पुश करेंगे तो इन पर प्लस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बढ़ेगा, और जितना ज्यादा प्लस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इथाइल ग्रुप पर बढ़ेगा उतनी ज्यादा उस कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसकी स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड कर रही है, प्लस आई इफेक्ट पर इसके कैटायन की स्टेबिलिटी डिपेंड कर रही है। यानी सेकेंडरी तो मैं आपको बता ही चुका हूं, चाहे कोई भी केस हो सेकेंडरी मोर बेसिक होगा, लेकिन इथाइल के केस में बात करेंगे तो टर्सरी जो है वो ज्यादा बेसिक हो जाएगा, किससे, प्राइमरी से। तो ऑर्डर क्या रहेगा बेसिसिटी का, सेकेंडरी, टर्सरी और प्राइमरी। तो ये थी बेसिसिटी ऑफ अमाइन। चलिए हम अगर एरोमेटिक से कंपेयर करना चाहते हैं तो हम इसको आगे की क्लास में बेसिसिटी ऑफ अमाइन को इसके साथ एरोमेटिक के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको बेसिसिटी ऑफ अमाइन।